आज हम सरदार ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह निडर क्रांतिकारी जिन्होंने जलियांवाला बाग के घावों को अपने अंदर संजोया और उन्हें न्याय के लिए जीवन भर की लड़ाई में बदल दिया। अटूट संकल्प से प्रेरित वह प्रतिशोध और आशा का प्रतीक बन गए, दुनिया को याद दिलाते हुए कि भारत अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा। हमारे साथ जुड़ें जब हम एक नायक की यात्रा को याद करते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक्रोनाइम। आप सनाम पंजाब के शेर सिंह गांव में दिसंबर 1899 के अंत में जन्मे थे। आपके माता पिता टहल सिंह और नारायण कौर जब आप बहुत छोटे थे तब निधन हो गया। आपकी मां जब आप लगभग 3 साल के थे और आपके पिता कुछ वर्षों बाद। अनाथ होने के नाते शेर सिंह और आपके बड़े भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया। वहां सिख शिक्षकों की देखरेख में लड़कों ने पंजाबी, शिल्प और सिख धर्म सीखा। मुझे अनाथालय याद है जैसे एक दूसरा घर। मेरा भाई मेरा सहारा था। हम भोर में साथ प्रार्थना करते थे, कार्यशाला में बढ़ईगीरी सीखते थे और कठिन दिनों में एक दूसरे की मदद करते थे। यहां मुझे नाम ऊधम सिंह दिया गया था। ऊधम का अर्थ है अनंत, और यह एक उद्देश्य के लिए नाम जैसा लगा। 1917 में मेरा भाई बीमार पड़ गया और गुजर गया। उसके चले जाने के बाद मुझे अपना रास्ता खुद ही खोजना पड़ा। अनाथालय में आप, मित्रों द्वारा अभी भी उदय कहा जाता है, ने एक मूलभूत शिक्षा प्राप्त की और बढ़ईगीरी और अन्य शिल्पकला का अभ्यास किया। लेकिन अनाथालय की दीवारों के बाहर दुनिया तेजी से बदल रही थी। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो मैंने महसूस किया कि एक स्थिर नौकरी निर्धनों की मदद कर सकती है। मैं ब्रिटिश भारतीय सेना में एक मजदूर के रूप में भर्ती हो गया। मुझे बांसरा, अब इराक में, भेजा गया सेना का निर्माण और आपूर्ति करने के लिए। लेकिन वहां भी मैंने युद्ध की क्रूरता देखी। 2 बार मैं अधिकारियों के साथ झगड़ों के कारण घर वापस भेजा गया। हर बार मैं बांसरा लौट आया, वादे किए गए वेतन की उम्मीद में, लेकिन कभी नहीं मिला। मैं साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए लड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ और मैं भारत लौट आया तो मैं निराश हो गया। मुझे दी गई वेतन से इनकार किया गया और मैंने देखे गए भयावह दृश्यों से बोझिल हो गया। 1919 के 13 अप्रैल को पंजाब में आपका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को क्रूरता से कुचल दिया गया। आप खुद भीड़ को पानी पिला रहे थे जब ब्रिटिश सैनिकों ने असमर्थित सभा पर गोलीबारी की। मैं वहां था, प्यासे सिखों के लिए एक बाल्टी पानी पकड़कर। फिर अचानक जमीन गोलीबारी से हिल उठी। हमें कोई चेतावनी नहीं मिली। बम बम के बाद गुरखा राइफलें गुर्राईं। निर्दोष पुरुष, महिलाएं, बच्चे गोलियों से गिरते हुए जैसे बारिश हो रही हो। मैंने शवों को गिरते देखा, खून पवित्र भूमि पर। आपने देखा कि रेगिनाल्ड डायर के आदेशों ने बैसाखी को उल्लास से आतंक में बदल दिया। हजारों पंजाबी मारे गए या घायल हुए। कई को कुचल दिया गया क्योंकि सैनिकों ने निकास बंद कर दिए और गोलियां चलाते रहे जब तक गोली खत्म नहीं हो गई। मैंने सब कुछ देखा। माताएं अपने मृतकों को पकड़े हुई, पिता विलाप कर रहे थे। उन पलों में मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने चुपचाप उस बर्बाद धरती पर संकल्प लिया, इनके लिए कीमत चुकानी होगी। उस दिन मेरे जीवन का उद्देश्य खून में जन्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, जिन्होंने डायरे के नरसंहार को आशीर्वाद दिया था, मेरी प्रतिशोध का चेहरा बन गए। जलियांवाला बाग नरसंहार ने आपको एक नए मार्ग पर डाल दिया। आपने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता के विचारों की खोज शुरू कर दी। इस अवधि में आप लाला लाजपत राय, किशन सिंह से मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगत सिंह से संपर्क किया। रिकॉर्ड के अनुसार आपने भगत सिंह को अपना गुरु माना और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त भी कहा। भगत सिंह एक शेर थे। यरवड़ा जेल में उनका साहस, शहीदी, शहादत में उनकी आवाज मुझे प्रेरित करती थी। मैं उनका चित्र हर जगह ले जाता था, उससे शक्ति प्राप्त करता था। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बदले से परे उद्देश्य दिया, पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का। जब उन्हें 1931 में फांसी दी गई
तो मैं उनके राख को अपने दिल में रखता था। 1920 के दशक की शुरुआत में आपका रास्ता पंजाब से दूर ले गया। आप पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेशवादी रेलवे और खेतों पर काम कर रहे थे, फिर उत्तरी अमेरिका चले गए। 1924 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां आपने गदर पार्टी में शामिल हुए, एक गुप्त संगठन जो प्रवासी भारतीयों का था और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। जीए चपी, गदर पार्टी खुद एक क्रांति जैसी थी। हमने आग उगलने वाले समाचार पत्र भारत में तस्करी से पढ़े। हमने विश्व भर के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेटवर्किंग की। मैंने अलग अलग नाम लिए, उदय सिंह, फ्रैंक ब्राजील, यहां तक कि सिंह आजाद, ब्रिटिश जासूसों से बचने के लिए। उस वर्षों के दौरान आप निरंतर यात्रा करते रहे, पूर्वी अफ्रीका से लेकर मेक्सिको और यूरोप तक। आपका काम आपको अफ्रीका, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और मेक्सिको ले गया। आपने ईमानदारी से श्रम करके अपना सहारा किया, रेलवे, खेतों, कारखानों में। कैलिफोर्निया में मैंने भी प्यार पाया। मेरी मुलाकात एक मैक्सिकन शिक्षक लुपे हर्नांडेज से हुई। हम 1924 में शादी कर चुके थे और हमारे 2 बेटे थे। मेरे पास घर और नौकरी थी, लेकिन मेरे अंदर की आग बुझी नहीं। हर पत्र, हर शब्द जो मैंने माइकल ओडवायर की किताब इंडिया एज आई नीड इट, जिसमें उसने जलियांवाला बाग का जिक्र किया था, पढ़ा, उसने मेरी दृढ़ता को और मजबूत किया। यहां तक कि जब आपने विदेश में जीवन बनाया, आपने अपनी कसम कभी नहीं भूली। 1927 में भगत सिंह के अनुरोध पर आप फिर से भारत लौट आए, हथियार और गोला बारूद को क्रांति के लिए तस्करी करने के लिए। लेकिन उस वर्ष अगस्त में आपको अमृतसर में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रतिबंधित हथियार और विद्रोही साहित्य रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मैं कभी अपने कारण से नहीं छुपा। अदालत में मैंने सब कुछ स्वीकार किया। हथियार, किताबें, मेरी पहचान। मुझे 5 साल की कठोर श्रम की सजा मिली, लेकिन मैं गर्व महसूस करता था। जेल ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने अपना समय क्रांतिकारियों को पढ़ने में बिताया, उस दिन की योजना बनाने में जब मैं पलटवार कर सकता था। आपने उस सजा का लगभग 4 साल सेवा की। आपको अच्छे व्यवहार के कारण 1931 में जल्दी रिहा कर दिया गया। तब तक डायर और सर माइकल ओडवायर दोनों चले गए थे। डायर की मृत्यु 1927 में हो चुकी थी और ओडवायर ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपने कुछ और भी खो दिया है। आपके नायक भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। जब भगत को शहीद किया गया, तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। मैंने उसकी तस्वीर को अपने पास रखा, लेकिन भगत की कुर्बानी ने मुझ में आग लगा दी। मैंने कसम खाई, अगर मैं उसकी तरह मर सकता हूं, तो मैं मरूंगा। मैं अपने से पहले लड़ने वालों के लिए जारी रखूंगा। रिलीज के बाद आप चुपचाप अपने मिशन पर लौट आए। 1933 में आपने लाहौर में अपने असली नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया और लंदन का रास्ता लिया। वहां आप भारतीय श्रमिक संघ में शामिल हो गए, प्रवासी समुदाय में घुल मिल गए। लेकिन आप कभी भी योजना बनाना नहीं रोके। लंदन में मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी। मैं सूर्यास्त के समय सड़कों पर चलता, ओडवायर या डायर की तलाश में रहता। बैठकों में मैं अन्य क्रांतिकारियों से मिला। हम बंकरों में फुसफुसाते, पर्चे छापते। सिंह आजाद के नाम से मैं और भी दूर गया, जर्मनी, सोवियत संघ, हमेशा साजिशें रचते हुए। सालों तक तुमने पुलिस से बचाव किया। ब्रिटिश एजेंट जानते थे कि एक राम मोहम्मद सिंह आजाद सक्रिय है, लेकिन तुम भीड़ में खो गए। तुमने अजीब गरीब काम किए, भाषाएं सीखीं, दोस्त बनाए और सबके बीच अपने पुराने संकल्प को निभाते रहे। 13 मार्च 1940 को आपकी लंबी खोज अपने चरम पर पहुंची। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक प्रो इंडिया मंच, मेजबान था, जहां पूर्व पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर का स्वागत किया गया। उस दिन मैंने एक सादा सूट पहना और एक साफ सुथरी मूंछें रखीं। मेरी सैचल में एक छोटी रिवॉल्वर थी, जो एक रुमाल में लिपटी हुई थी। मैं हफ्तों से ओडवायर की यात्रा अनुसूची का पालन कर रहा था। जब मुझे पता चला कि वह वेस्टमिंस्टर में भाषण देंगे, तो मुझे पता था कि यह मेरा मौका है। जैसे ही ओडवायर ने अपना भाषण समाप्त किया, आप भीड़ से उठ खड़े हुए। एक ही तेज कदम में
आपने अपनी छुपी हुई पिस्टल निकाली और ओडवायर पर 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक उसे घातक रूप से लगी। हॉल में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। ओडवायर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। उस गोली के साथ 21 वर्षों का दर्द और गुस्सा समाप्त हो गया। मैंने इस पल का इंतजार दशकों से किया था। कक्ष में हंगामा मच गया, लेकिन आप नहीं भागे। आप जमीन पर खड़े रहे जब पुलिस घेराबंदी कर रही थी। आपने शांतिपूर्वक उसका नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। नाम का अर्थ समझाते हुए, राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए, आजाद, जिसका अर्थ है स्वतंत्र, सभी भारतीयों के लिए। अपनी कोट की जेब में आपने एक पर्चा भी रखा था। भारत में मारे गए लोगों के लिए बदला लो। जून 1940 में आपको लंदन के ओल्ड बेले सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में परीक्षण किया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रचार को कम करने की कोशिश की, लेकिन अदालत कक्ष भरा हुआ था। न्यायमूर्ति एटकिंसन अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने अदालत में कहा, माननीय महोदय, मुझे पहले कहने दीजिए, मैं यहां प्रार्थना करने या दया मांगने नहीं आया हूं। मैं भारत के लिए, जलियांवाला के पीड़ितों के लिए बोलने आया हूं। अदालत ने पहले पूछा कि आरोपी के पास सजा से पहले कहने के लिए कुछ है या नहीं। आप बोलना शुरू किए, लेकिन जज ने बीच में टोक दिया। जस्टिस एटकिंसन, न्यायमूर्ति ने कहा, मैं राजनीतिक भाषण सुनने नहीं जा रहा हूं। यदि इस मामले से संबंधित कुछ कहना है, तो कहिए। मैंने कहा, मुझे यह कहना है। मैं विरोध करना चाहता था। यह एक विनम्र भारतीय का साम्राज्य के अपराधों के खिलाफ विरोध था। भारत ने आपके अधीन पीढ़ियों से गुलामी के अलावा कुछ नहीं जाना। आप खुद को सभ्य कहते हैं, लेकिन आपका इतिहास खून और अत्याचार में लिखा है। यदि यहां कोई ब्रिटिश मानवता की गरिमा रखता है, तो उसे शर्म के साथ मर जाना चाहिए। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे सजा की परवाह नहीं है। मैं मरने पर गर्व महसूस करता हूं, अपने देश को इस कार्य से मुक्त करने के लिए। जब मैं इस जगह को छोड़ूंगा, तो मैं एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में अगले संसार में जाऊंगा। हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पीड़ित हैं, लेकिन यदि आप मुझे फांसी भी दे दें, तो यह जान लें, आप हमारे आत्मा को नहीं तोड़ सकते। न्यायाधीश ने एक संक्षिप्त मृत्युदंड सुनाया। जब पूछा गया कि क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है, तो आपने शांत, आत्मविश्वासपूर्ण आवाज में अदालत का ध्यान आकर्षित किया। हां, मैंने कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता। मुझे मरने पर गर्व है। मुझे इंग्लैंड के मजदूरों के प्रति गहरी सहानुभूति है, लेकिन मैं गंदी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हूं। आपके 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटकने के समय गवाहों ने बताया कि आप एक सौम्य मुस्कान के साथ फांसी घर की ओर चलते हुए एक भजन का पाठ कर रहे थे। उस सुबह आप लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी पर लटकाए गए, वहां पहली भारतीय के रूप में। आपका शरीर जेल के प्रांगण में दफन कर दिया गया। आपके कृत्य ने भारत में हलचल मचा दी। कई युवा राष्ट्रवादियों के लिए आप एक वीर शहीद बन गए। उन्हें शहीद-ए-आज़म कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने, जो ब्रिटिशों के साथ नाजुक बातचीत में लगे थे, सार्वजनिक रूप से हत्या की निंदा की। गांधी ने लिखा, मैं इस कृत्य को पागलपन का एक उदाहरण मानता हूं। नेहरू भी चिंतित थे कि यह भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। देश विभाजित हो गया था। मैंने उनके दुख को समझा, लेकिन मैंने अमृतसर के दुख को भी समझा। मैंने उन लोगों का बदला लिया जिनकी आवाज नहीं थी। अगर दुनिया मुझे याद भी करे, तो मैं चाहता हूं कि वह यह याद रखे कि क्यों। भारत की स्वतंत्रता के बाद आपको अंततः सम्मानित किया गया। 1974 में पंजाब सरकार ने उसकी रिमेन्स को वापस घर लाया। आपकी राख को बिखेरा गया। एक कलश जलियांवाला बाग में, दूसरा गंगा में और अन्य विभिन्न स्मारकों पर एक राष्ट्रीय श्रद्धा का संकेत। आपके नाम पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं और फिल्मकारों ने आपकी कहानी को कैद करने का प्रयास किया है। आपकी यादें लगभग एक सदी बाद भी जीवित हैं। मेरा शहीद होना मेरे लिए नहीं था, बल्कि हर युवा भारतीय के लिए था जो न्याय में विश्वास करता है। भारत के युवाओं से मैं कहता हूं,
जलियांवाला बाग को याद करो। उन माताओं को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए। कभी भी अपने दिलों में स्वतंत्रता की लौ को बुझने न देना। शिक्षा, एकता, साहस, इन्हें विकसित करो। आज के युवा भारतीयों को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे? साम्राज्य चला गया है, लेकिन उसकी अन्याय ने हमें ताकत सिखाई। आपके हाथों में मां भारत का भविष्य है। उस वादे को आगे बढ़ाएं जिसके लिए हमने संघर्ष किया, प्रेम, सत्य और स्वतंत्रता के खिलने की अडिग इच्छा के साथ। सरदार ऊधम सिंह का बलिदान यह याद दिलाता है कि न्याय, साहस और मातृभूमि के प्रेम से जन्म लेता है। यदि उनकी प्रेरणादायक कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उनके स्मृति को सम्मानित करें और हर दिल में न्याय और स्वतंत्रता की लौ को जीवित रखें। जय हिंद! भारत माता की जय!